नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम फंडामेंटल की थर्ड क्लास लेकर आए हैं। फर्स्ट और सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया था सेंटेंस क्या होता है, और सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें से हमने असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखो, सबसे पहले प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह पर यूज़ किया जाए। यहाँ पे जो हमारा वर्ड है प्रो प्लस नाउन, तो प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। प्रो का मीनिंग क्या होता है? इन प्लेस ऑफ। अच्छा, ये रूट वर्ड है और इसका मीनिंग एक्सपर्ट भी होता है। आप लोगों ने प्रो कबड्डी देखा होगा, तो प्रो कबड्डी का वहाँ पे प्रो का मतलब होता है एक्सपर्ट, और यहाँ पर जो प्रो है इसका मतलब है इन प्लेस ऑफ, और नाउन का मतलब होता है नाउन। तो प्रोनाउन का मीनिंग क्या हो जाएगा? ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाएं उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। अच्छा, जो नाउन की जगह पर यूज़ हो गया वो प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव साथ में अगर क्वेश्चन को भी पुट कर ले तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो अपना ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह पर यूज हो और साथ में क्वेश्चन को भी पुट करे। इसकी डेफिनेशन और लिख लेना। इट स्टैंड्स फॉर ए नाउन। स्टैंड्स फॉर, ध्यान रखना, स्टैंड्स फॉर जो होता है फ्रेजल वर्ब होती हैं, और इसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। स्टैंड्स फॉर फ्रेजल वर्ब होती है। फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं? ऐसी वर्ब्स जिनके साथ में एक पर्टिकुलर प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है, उसको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो स्टैंड्स फॉर है एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है इन प्लेस ऑफ। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर ए नाउन एंड ask a question also। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह पर यूज किया जाए और साथ में क्या करे? क्वेश्चन को भी पुट करे, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब ये कौन कौन से होते हैं वो भी ध्यान रखना। यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। यहाँ पे हम लिख रहे हैं केस, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं यूज। केस, केस का मतलब होता है कारक। आप लोगों ने हिंदी में पढ़े होंगे कर्ता कारक कर्म कारक, ठीक है? तो केस का मतलब होता है कारक। तो ये इंग्लिश में भी होते हैं। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस यूज पर्सन थिंग्स पर्सन एंड थिंग्स। तो
तो जो नॉमिनेटिव केस होता है पर्सन के लिए वो आप लोगों का रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु। ऑब्जेक्टिव केस होता है पर्सन के लिए, वो जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो होता है whom। और पॉजेसिव केस पर्सन के लिए होता है whose। इसी तरीके से थिंग्स के लिए अगर हमें यूज़ करना है नॉमिनेटिव केस तो what। ऑब्जेक्टिव केस what और पॉजेसिव केस इसका नहीं होता। अच्छा, अगर हमें मान लो कभी भी पर्सन या फिर थिंग्स के लिए यूज़ करना पड़ जाए तो नॉमिनेटिव केस विच और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है विच। पॉजेसिव केस इसका नहीं होता। अच्छा, एक बात यहाँ पे सोचने वाली ये है कि अगर मान लो हम एक पर्सन के लिए यूज़ करना है नॉमिनेटिव केस तो हु आ गया, थिंग के लिए यूज़ करना है तो वट आ गया, तो फिर ये हमने पर्सन एंड थिंग के लिए विच क्यों लिखा। अब कोई बच्चा ये ना सोचे कि जब हमें दोनों के लिए यूज़ करना हो तब हम विच का यूज़ करेंगे, नहीं, दोनों के लिए नहीं है। ये भी ऐसे ही है जैसे ये है, सिर्फ पर्सन के लिए यूज़ करना है तो विच, या फिर सिर्फ थिंग्स के लिए यूज़ करना है तो विच का यूज़ करेंगे। लेकिन विच का यूज़ कब करेंगे ये बात ध्यान रखना, इसका यूज़ तब किया जाता है जब हमें कहीं पर सिलेक्शन करना हो, चीज़ों को सेलेक्ट करना हो, वहाँ पर हम विच का यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखो नॉमिनेटिव केस क्या होता है। अब एक बार इस टेबल को थोड़ा सा समझ लें। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? नॉमिनेटिव केस होता है सब्जेक्टिव केस। ठीक है, इसको बोला जाता है सब्जेक्टिव केस भी इसको बोलते हैं। मतलब जब भी हम हु से क्वेश्चन पुट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर सब्जेक्ट आएगा। नॉमिनेटिव केस लिखा हुआ है ना, तो ये इसलिए लिखा हुआ है जब भी हम हु से क्वेश्चन पुट करें तो उसका जो आंसर आएगा वो सब्जेक्ट आएगा, और वो जो सब्जेक्ट होगा वो कौन होगा? पर्सन। इसी तरीके से जब भी हम मान लो हुम से क्वेश्चन पुट करते हैं तो हुम से जब भी क्वेश्चन पुट किया जाएगा उसका जो आंसर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। उसका आंसर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, और वो ऑब्जेक्ट कौन होगा? पर्सन। पॉजेसिव केस का मतलब होता है संबंध कारक, नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्म कारक, और पॉजेसिव केस का मतलब होता है संबंध कारक। तो जब भी हम मान लो पॉजेसिव केस हु से क्वेश्चन पुट करें तो ये पॉजेसिव केस होगा, और इसका जो आंसर आएगा वो पर्सन आएगा और पोजीशन आएगा, मतलब किसी वस्तु का मालिक। अगर हमें कभी भी किसी मालिक का पता करना है तो हुज से क्वेश्चन पुट करेंगे। जैसे हम बोलते हैं हुज इज दिस पेन, ये पेन किसका है? तो हम बोलते हैं ना दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। ठीक है, तो ये माइन जो आया है वो पॉजेसिव केस है, वो किसका रिप्लाई है? हुज का रिप्लाई है। तो अपना ध्यान रखना, हु नॉमिनेटिव केस होता है। जब भी हु से क्वेश्चन पुट किया जाएगा आंसर आपका सब्जेक्ट होगा और वो पर्सन होगा। हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है, जब भी हुम से क्वेश्चन पुट किया जाएगा वो ऑब्जेक्ट होगा और पर्सन होगा। हुज पॉजेसिव केस होता है और वो पर्सन होगा। इसी तरीके से वट थिंग्स के लिए यूज़ किया जाएगा, और जब भी हम वट से क्वेश्चन पुट करेंगे तो उसका आंसर नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्ट होगा। अच्छा, दूसरा वट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये थिंग्स के लिए यूज़ किया जाएगा, और जब हम इस वट का यूज़ करेंगे तो वो आप लोगों का ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरीके से पॉजेसिव केस इसका होता नहीं है। विच सिलेक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा, जब भी हमें चीज़ों को सेलेक्ट करना हो, और विच जो होगा इसका आंसर नॉमिनेटिव केस होगा, मतलब सब्जेक्ट होगा, वो पर्सन भी हो सकता है और वो थिंग्स भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम विच की बात करें इसकी, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, वो पर्सन भी हो सकता है, वो थिंग्स भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कब होगा? जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और छोटी सी ध्यान रखना, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्टिव पैसिव वॉइस में, आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि जब भी हम मान लो हु लिखें तो उसको हम क्या करते हैं? बाय हुम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि जब भी हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अच्छा, ये मान लो एक्टिव है, अब इसका मान लो हमें पैसिव बनाना है, तो हम क्या करते हैं? इस ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट बना देते हैं। अच्छा, ये जो वर्ब है, इस वर्ब को हम क्या कर देते हैं? पैसिव वर्ब बना देते हैं।
ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में पता चल जाएगा पैसिव वर्ब क्या होती हैं। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, एक बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, और ये जो सब्जेक्ट है इसको हम क्या कर देते हैं, पैसिव ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये आप लोगों का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाता है। अच्छा तो फिर हु को बाय हु में कन्वर्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि जब हम मान लो कभी भी किसी क्वेश्चन में हु लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता, हु जो है वो खुद ही सब्जेक्ट माना जाएगा। मैंने क्या बोला, नॉमिनेटिव केस है तो इसका आंसर सब्जेक्ट होगा, और जब इसका आंसर सब्जेक्ट होगा तो इसमें सब्जेक्ट, जब इसका आंसर सब्जेक्ट होगा तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, इसको खुद को ही सब्जेक्ट मान लिया जाता है। और जब इसको सब्जेक्ट मान लिया जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, इसी का ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं। अब हु का जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन होगा, हुम, तो इसी वजह से हम इसको हुम में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, बाय प्रीपोजिशन ये वाली होती है। अच्छा, WH वर्ड जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो WH वर्ड पहले लिखा जाता है, इसी वजह से प्रीपोजिशन भी इसके पहले लिख दी जाती है, इसीलिए हम लिखते हैं बाय हुम। अच्छा, अब एक दो क्वेश्चन से समझना। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिखा, हु विल गो टू दिल्ली, हु विल गो टू दिल्ली। अब हम देख रहे हैं कि ये सेल विल जो होती है हमारी मॉडल्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, गो जो है वो आप लोगों की मेन वर्ब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। अच्छा, लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ये आप लोगों की प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और गो जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसका मतलब ये आप लोगों की इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ये अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेती। तो हम देख रहे हैं कि इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है तो खुद का ऑब्जेक्ट होगा नहीं, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट भी नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, हु को सब्जेक्ट मान लेंगे। इसीलिए मैंने बोला ये नॉमिनेटिव केस है, हु जो है वो खुद ही सब्जेक्ट बन जाएगा। और जब भी, अब हमें पता है कि हु से क्वेश्चन पुट कर रखा है तो इसका जो आंसर होगा ना वो सब्जेक्ट होगा, इसीलिए इसको नॉमिनेटिव केस बोला जाता है। अब जैसे हमने बोला जैसे हमने बोला कमल विल गो टू दिल्ली, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखना। अब हमें पता है हु विल या हु विल टीच यू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, हु विल टीच यू। अब हमें पता है कि यहाँ पे टीच हमारी मेन वर्ब है और सेल विल जो होती है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। हुम टीच किसको पढ़ाया जाएगा, यू को, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हुम, वट और हुम के जो रिप्लाई होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। अच्छा, तो फिर ये हु क्या बच गया, सब्जेक्ट। तो कुल मिला के जब भी हम हु से क्वेश्चन पुट करेंगे तो वो आप लोगों का सब्जेक्ट बन जाएगा। इसी तरीके से हुम, अगर हम मान लो हुम से क्वेश्चन पुट करते हैं तो वो आप लोगों का उसका जो रिप्लाई आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, तो हुम जो है वहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे कि क्वेश्चन से समझना, हुम विल यू टीच देयर। अब हमें पता है कि विल, सेल विल जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको ये भी पता होगा कि सब्जेक्ट के पहले जब भी हम सेल विल का यूज़ करेंगे तो वो मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी हम सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो वो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो जाता है। देखो, whom will you teach there, अब हमें पता है कि ये सब्जेक्ट है,
इसके पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी, तो ये आप लोगों की क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कुल मिला के ये whom जो है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, मतलब इसका जो रिप्लाई होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, तो हम इसी को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला whom will you teach there, I will teach स्टूडेंट्स देयर। अब हमें पता है कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होगी, और ये होम टीच किसको पढ़ाएगा, स्टूडेंट्स को, ये आप लोगों का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के जब भी हम हु से क्वेश्चन पुट करेंगे वो सब्जेक्ट होगा, होम से क्वेश्चन पुट करेंगे वो ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, हुज से क्वेश्चन पुट होगा तो वो आप लोगों का पॉजिटिव केस होगा। एक क्वेश्चन से इसको भी समझना, हुज इज दिस बुक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दिस बुक इज माइन, योवर्स, आवर्स, हिज, हर्स, देयर्स, या फिर राम अपोस्ट्रोफी एस। तो जैसे कि हमने लिखा ना, माइन, योवर्स, आवर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सारे पॉजिटिव केस होते हैं। अच्छा, अगर हम मान लो इनका यूज़ ना करना चाहे तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, राम अपोस्ट्रोफी एस। ये जो अपोस्ट्रोफी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है का, के, की। ठीक है, ये जो ऊपर कोमा और एस आपको दिखाई पड़ रहा है इसको अपोस्ट्रोफी एस बोला जाता है, और इसका मतलब होता है का, के, की। ठीक है, इसको पॉजिटिव केस बोला जाता है। तो जब भी हम हुज से क्वेश्चन पुट करेंगे तो इसका रिप्लाई ये पॉजिटिव केस होता है। ठीक है, तो ये अपना ध्यान रखना। तो यहाँ तक दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हु जो होता है वो नॉमिनेटिव केस होता है, पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। हुम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, पर्सन के लिए यूज़ होता है। हु का रिप्लाई सब्जेक्ट, हुम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट, या फिर इसको ऐसे बोल लो, ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। हु जो होता है वो पॉजिटिव केस होता है। अच्छा, अब यहाँ क्या था, आपको दिखाई पड़ रहा है कि हु और हुम जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन भी अलग है और उसके जो स्पेलिंग है वो भी अलग अलग है। तो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वट जो है वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि वट जो है उसकी स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, तो आप लोग पजल हो जाओगे ये सब्जेक्ट है मानने या इसको ऑब्जेक्ट मानने। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ जिसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि वट और विच जो है कहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेंगे और कहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। चार पांच क्वेश्चन देखना जहाँ पे वट और विच का यूज़ किया जाएगा और आपको फाइंड आउट करना है कि ये कहाँ पर सब्जेक्ट होंगे और कहाँ पर ये ऑब्जेक्ट होंगे। अब जैसे कि हमने बोला विच ऑफ द बॉयज प्ले फुटबॉल What did you buy yesterday? Which of the books do you need? Which of the girls
टेक पार्ट इन डिबेट, what makes him laugh, what brings her hair, what do you want, which of the pens will you buy। अब देखो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे हमें व्हाट और विच को फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और कहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अच्छा, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे सब्जेक्ट है कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये कुछ आप लोगों के हेल्प के लिए एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ और उस स्ट्रक्चर से आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली कि कहाँ पर ये सब्जेक्ट है और कहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। देखना, अब जैसे कि मान लो हम कभी भी कोई नॉमिनेटिव केस यूज़ करें, क्या यूज़ करें, नॉमिनेटिव केस, मतलब जहाँ पर WH वर्ड्स जो होते हैं अगर नॉमिनेटिव केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्ट का काम करते हैं, तो वो कौन कौन से होंगे, एक तो हु हो सकता है, व्हाट हो सकता है और विच हो सकता है। तो ये तीन जो होते हैं WH वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। तो वहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वहाँ पे आपके दो स्ट्रक्चर बनेंगे, एक तो WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और फिर उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कई बार क्या होता है हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाती है, ठीक है। तो इससे पजल मत होना, आप ध्यान रखना WH वर्ड के बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर ये जो WH वर्ड होगा ये सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। अच्छा, नहीं तो कई बार क्या होता है कि WH वर्ड उसके बाद में डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो ये दो स्ट्रक्चर होते हैं, जब कभी भी WH वर्ड यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, सब्जेक्ट का काम करते हैं। अच्छा, दूसरा हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव केस। भाई जो WH वर्ड्स होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं ये ऑब्जेक्ट का काम कब करते हैं, एक तो whom होता है जब ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, what होता है और which होता है। तो ये तीन होते हैं हमारे जब ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो ये इनका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, तो पहले हम कोई भी WH वर्ड यूज़ करेंगे, WH वर्ड मतलब whom यूज़ करेंगे, what यूज़ करेंगे, which यूज़ करेंगे, उसके बाद में 101% हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, फिर मेन वर्ब आएगी और फिर आप लोगों का क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ये तब यूज़ किया जाएगा जब WH वर्ड किसका काम कर रहे हो, ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हो। तो अपना ध्यान रखना, सब्जेक्ट का काम कर रहे होंगे तो ये स्ट्रक्चर होगा, ऑब्जेक्ट का काम कर रहे होंगे तो ये एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे एक और ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब ये सेंटेंस में WH वर्ड आया और वहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो समझ लेना ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और जब WH वर्ड आया हुआ है और सेंटेंस में साथ में सब्जेक्ट है तो फिर ये WH वर्ड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे विच लिखा, अच्छा ये ऑफ प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट वर्ब आ गई और ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया, तो फिर क्या बच गया, सब्जेक्ट वर्ड बच गया ना, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हमने WH वर्ड लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखी, ये सब्जेक्ट लिखा और फिर मेन वर्ब लिखी, ठीक है। तो हमें पता है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो हमें किसकी ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट की, तो ये WH वर्ड यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और इसका जो रिप्लाई होगा वट का, ये ऑब्जेक्ट ही होगा, तभी ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है।
और इसका विच का जो रिप्लाई होगा वो सब्जेक्ट होगा, तभी ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखना, ये विच जो है ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये क्या बच गई, मेन वर्ब। अब हम देख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है लेकिन ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हमें किसका चाहिए, वर्ब का, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम करेगा विच। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टेक जो है वो क्या है, वर्ब है। अच्छा, इसके बाद में ये पार्ट इन डिबेट ऑब्जेक्ट है, और हम देख रहे हैं कि ये प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हमें किसका चाहिए, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो क्या नहीं है हमारे पास, वर्ब का ऑब्जेक्ट तो है, सब्जेक्ट नहीं है, तो ये विच जो है सब्जेक्ट का काम करेगा। यहाँ पर देखो ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है। तो किस चीज़ की ज़रूरत है, वर्ब के ऑब्जेक्ट की। तो अगर वर्ब के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो ये आप लोगों का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये सेकंड टाइप थी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड टाइप डिस्कस करके चलेंगे। और ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि हमें डिस्कस किया कि WH वर्ड्स, ठीक है, कहाँ पर ये सब्जेक्ट होंगे, कहाँ पर ये ऑब्जेक्ट होंगे, तो वहाँ जब हम एक्टिव पैसिव का टॉपिक करेंगे तो वहाँ पर ये काम आएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आप लोगों के RC आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, और वहाँ पे हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है, ठीक है। और जब हमें पता है कि क्वेश्चन किससे पूछा गया है, तो RC में आपको हेल्प मिलेगी इनसे क्वेश्चन को आंसर करने की, ठीक है। तो इनको ध्यान से नोट कर लेना और अच्छे तरीके से समझ लेना। ओके, थैंक यू क्लास, बाय।